मैं बाजी प्रभु देशपांडे बोल रहा हूं। वही प्रभु देशपांडे जिसने अपने प्राणों का बलिदान देकर छत्रपति शिवाजी महाराज को पन्हालागढ़ से विशालगढ़ तक सुरक्षित पहुंचाया था। मैं वही हूं जिसने मुगलों को घोड़खिंड से एक कदम आगे भी नहीं बढ़ने दिया था। मैं वही प्रभु देशपांडे हूं जिसने मुगलों का सामना इस कदर किया कि दुश्मन को भी मेरी प्रशंसा करनी पड़ी। मैं वही बाजी प्रभु देशपांडे हूं जिसने जब तक अपने स्वामी छत्रपति शिवाजी महाराज को विशालगढ़ सुरक्षित नहीं पहुंचा दिया था, तब तक मेरे शरीर को मेरी आत्मा भी छोड़ नहीं पाई थी। मैं वही हूं जिसने अपने खून से सींचकर केवल घोड़खिंड स्थान ही नहीं बल्कि इस देश की मिट्टी को पावन कर दिया। इसलिए अब घोड़खिंड पावन खिंड के नाम से जाना जाता है। मैं वही हूं जिसके शरीर की अगर बात की जाए तो आपको महारुद्र बजरंग बली जी का स्मरण हो सकता है। मैं इतना ताकतवर था कि 20-20 घंटे तक बिना थके परिश्रम कर सकता था। आज भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि ऐसे महाराज पर क्या आफत आ पड़ी थी कि उन्हें अपने ही एक किले को छोड़कर दूसरे किले में आश्रय लेने के लिए जाना पड़ा, जिसकी संपूर्ण कहानी मैं विस्तार से बताऊंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की महानता केवल इसी बात में नहीं थी कि उन्हें हिंदवी स्वराज्य संस्थापक के रूप में जाना पहचाना जाता है, बल्कि उनकी महानता इस बात में भी है कि उन्होंने स्वराज्य निर्माण के कार्य के प्रति समर्पित मेरे जैसे शूरवीर योद्धाओं की सेना अपने साथ खड़ी की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज को जीवन के हर मोड़ पर बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन चुनौतियों से निपटने के लिए इन नरवीरों ने ही महाराज को पूरा साथ दिया था और अपनी जान भी सहर्ष न्योछावर कर दी थी। और उन्हीं सूरवीरों में से एक मैं भी था, बाजी प्रभु देशपांडे। मेरा जन्म 1615 ईस्वी पुणे के भोर तालुका के मावल प्रांत के कायस्थ प्रभु वंश परिवार में हुआ था। महाराज ने अपने साथ जो नरवीरों की मालिका खड़ी की थी, उन्हीं में से हर रत्न का मोल स्वयं महाराज जानते थे। इसलिए ऐसे वीरों को खोने के लिए वो तैयार नहीं थे। मगर मैंने उनसे ऐसा कहकर मना लिया कि महाराज, लाखों मर जाते हैं तो कोई गम नहीं, मगर जो लाखों लोगों का पालनहार और तारणहार है, उसे हर हाल में जीवित रहना चाहिए। अगर आप सुरक्षित रूप से विशालगढ़ पहुंच जाते हैं तो इस कार्य हेतु मेरा बलिदान भी हो जाए तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। पावन खिंड की लड़ाई मराठा इतिहास की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, एक बड़ी महत्वपूर्ण लड़ाई मानी जाती है। इस लड़ाई का कारण था शिवाजी महाराज का पन्हालागढ़ किले से निकलकर विशालगढ़ किले तक सुरक्षित रूप से पहुंचना। शिवाजी महाराज ने आदिल शाह की नाक में दम किया था और बड़े बड़े सेनानियों को धूल चटाई थी। अफजल खान जैसे बड़े बड़े सेनानियों का वध किया था। इस बात से आदिल शाह क्रोधित था, जिसने सिद्दी जोहर को मराठा साम्राज्य पर हमला करने के लिए भेज दिया। उस समय महाराज पन्हालागढ़ पर डेरा डाले हुए थे। सिद्दी जोहर ने बड़ी चतुराई से पन्हालगढ़ किले की घेराबंदी कर इसे चारों ओर से घेर लिया। इतनी बड़ी फौज का मुकाबला करना आसान नहीं था, ये घेराबंदी तोड़ना भी आसान नहीं था। महाराज के सामने यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया था। सिद्दी जोहर, फाजिल खान और उसकी 35,000 की सेना अपनी आंखें पन्हालगढ़ पर टिकाए बैठी थी। ये गढ़ कब हमारे कब्जे में आएगा, इसी बात का सपना उनकी आंखें देख रही थी। अंदर महाराज भी छटपटा रहे थे और इस घेराबंदी से बाहर कैसे निकला जाए सोच रहे थे। ऐसे में विशालगढ़ उनको बुला रहा था। यह पन्हालगढ़ किले की उत्तर पश्चिम दिशा में लगभग 20 कोस की दूरी पर स्थित है। पन्हालगढ़ की घेराबंदी से किसी चींटी को भी बाहर निकालना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में आषाढ़ मास आ गया था। मूसलाधार वर्षा बाहर खड़ी थी और वहीं पर सिद्धि भी आकर खड़ा हो गया था। पन्हालगढ़ पर 6000 मराठा सैनिक थे। आधा आषाढ़ बीत गया था। अब तो इस घेराबंदी में घुटन होने लगी थी। यहां रहना खतरे से खाली नहीं था। यहां से निकलने का महाराज ने मन बना लिया था, मगर यह भी खतरे से खाली न था। निकले तो निकले कैसे? फिर भी महाराज ने एक साहसी योजना बना ली। ये योजना उन्होंने अपने भरोसेमंद सहकारियों को बताई। सभी लोगों ने उस योजना पर काम करने का मन बना लिया। महाराज के गुप्तचरों ने बाहर निकलने के लिए एक छोटी दरार खोजने की ठान ली। सिद्दी जोहर की घेराबंदी से बाहर निकलने का मार्ग खोजना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं था। जौहर की फौज गढ़ पर अपनी आंखें गड़ाए बैठी थी और कहीं से भी जानलेवा गोली आकर लगने की पूरी आशंका थी।
ऐसी हालात में यह खोज करना असंभव कार्य जान पड़ रहा था, लेकिन जान हथेली पर लेकर चलने वाले साहसी गुप्तचरों के बलबूते पर ही ये संभव हो पाया। उन गुप्तचरों को मैं सर्वप्रथम प्रणाम करता हूं। गुप्तचरों ने एक नाजुक दरार ढूंढ निकाली थी। वह न तो जौहर के सैनिक थे और न तो कोई पहरा, लेकिन वह मार्ग भी इतना संकर और फिसलन भरा था कि वहां से किसी का आना जाना भी असंभव लगता था। शायद इसलिए जौहर के सैनिक भी वहां आने से कतराते थे। उन्होंने सोचा कि यह जगह प्राकृतिक रूप से ही आने जाने के लायक नहीं है, तो वहां से कौन गुजरेगा। अब मार्ग तो बन गया था, मगर इस मार्ग से गुजरने में भी खतरा था। हाँ, अगर जौहर की फौज में थोड़ा सा बेफिक्री का वातावरण बन जाता है तो उनकी नजरें बचाकर यहां से बाहर निकलना संभव लगता था। इसलिए महाराज ने आगे का दांव पे चलाया। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन महाराज के महल से गंगाधरपत सिद्दी जौहर के लिए एक महत्वपूर्ण संदेशा लेकर बाहर निकले। यह संदेशा महाराज की शरणागति का संदेशा था, जिसके लिए जौहर बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। केवल खत ही नहीं, जौहर का दिल रखने के लिए बेहतरीन नजराने भी साथ में भेजे गए थे। शिवाजी महाराज के गढ़ से उनका संदेशा लेकर कोई वकील आया है, इस खबर से जौहर की सारी फौज में खुशी की लहर दौड़ गई। इसी अंजाम को ध्यान में लेकर ऐसी बरसात में भी पुख्ता इंतजाम करके सभी लोग बाहर तैनात थे। अभी सब्र का मीठा फल मिलते हुए नजर आ रहा था। सब लोग निहायत खुश हो गए थे। जौहर की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। महाराज के वकील के साथ क्या और कैसी बात करनी चाहिए, इस विचार में जौहर मशगूल था और तभी ही गंगाधरपत ने आकर उसको कुर्निसात करते हुए महाराज का संदेशा थमा दिया। शिवाजी महाराज ने लिखा था, अगर आपकी अनुमति हमें मिले तो रात को कुछ चुनिंदा लोगों को साथ लेकर मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊं। मेरे बड़े बड़े गुनाह आप बड़ा बड़ा दिल दिखाकर माफ कर दीजिए। आने वाले खतरे से बड़े बुजुर्ग बनकर आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। मैं खुद आपको मिलने आ रहा हूं और मेरी सारी दाम दौलत हजरत बादशाह के वास्ते आपको सौंपने के लिए भी राजी हूं। संदेशा बड़ा ही स्पष्ट था। महाराज ने शरणागति की दरख्वास्त की थी और खुद आकर सब कुछ बादशाह को सौंपने की बात कही थी। अब तो इससे बढ़कर जौहर की कोई भी मांग नहीं थी। सब कुछ बिना मांगे मिल रहा था। जौहर सोच में तो अवश्य पड़ गया, मगर महाराज का विनम्र अनुरोध मान लेने से कतराने का कोई सवाल ही नहीं था। इसे मंजूरी देनी ही थी। सिद्धि ने इस पहाड़ से चूहे का निकलने का कोई अवसर तक बाकी नहीं रखा था। केवल यही एक रास्ता शिवाजी महाराज के लिए बाकी बचा था, सम्मानजनक शरणागति, और महाराज ने वही चुन लिया था। सिद्धि ने सोच विचार करते हुए बड़ी प्रसन्नता से इस अनुरोध को मंजूरी दे दी। सारी फौज में यह खबर फैल गई, महाराज की शरणागति का संदेश लेकर वकील आया था और सिद्दी जौहर ने उसे मंजूरी दे दी है। ऐसी खबर अपना असर तो अवश्य करती ही फौज को लगा कि तो बहुत ही अच्छा हो गया है। बिना जंग लड़े ही सफलता हाथ लग गई है। सफलता का नशा बड़ा खराब होता है। रात रात जागने वालों को आंखें मूंद कर सोने के लिए सफलता मजबूर कर देती है। और यही सफलता की खबर नहीं बल्कि अफीम की गोली थी, जिसे खाकर जौहर की फौज ने आनंद की डकार ली थी और वह गाफिल बन गया था। शत्रु को गफलत में रखकर महाराज ने 12 जुलाई की रात गढ़ से निकलने की योजना को अंजाम देना तय किया था। उन्हें केवल 600 हथियारबंद लोग ही अपने साथ ले जाने थे। इन लोगों में मैं और हिरडस माहौल के शूर जवानों का समावेश था। अब आगे का इतिहास किसी कलम से नहीं बल्कि हमारी तलवारों और हमारे खून से लिखा जाने वाला था। पूर्णिमा की रात थी, मगर आकाश में काले बादल चांद को छुपाने की होड़ में लगे थे और बीच बीच में कड़कने वाली बिजली की पूर्णिमा का संदेश दे रही थी। यहां मेरे साथ एक महावीर का उल्लेख करना आवश्यक है। ये वीर कोई सैनिक नहीं बल्कि पेशे से नाई था और वह हूबहू छत्रपति शिवाजी महाराज की कद काठी का था और दिखता भी उनके जैसा ही था। सिद्दी जौहर के साथ बातचीत करने के लिए उसी की योजना हुई थी और उस समय सैनिक से बढ़कर भी धैर्यशीलता इस शिवा काशीद नामक नाई ने दिखाई थी। इस शिवा नाई की पालकी जौहर के शामियाने की ओर निकल पड़ी और उसी आनन फानन में महाराज अपने साथियों को लेकर उसे संकरी दरार से पन्हालागढ़
छोड़ने में कामयाब हो गए। अपने साथ धोखा हुआ ये सिद्दी जौहर को पता चला और वह गुस्से से पागल हो गया। असली शिवाजी महाराज विशालगढ़ की ओर रवाना हो गए। इस बात की उसे भनक लग गई। महाराज का पीछा करने के लिए उसने अपने विश्वास पात्र सिद्दी मसूद को रवाना किया। महाराज और हम उनके साथी अब घोड़खिंड तक ही पहुंच पाए थे। हमें यह अंदेशा हुआ कि अब सिद्दी मसूद और उसकी फौज करीब पहुंचने वाली है। अगर मसूद से सामना होता है तो हम सभी विशालगढ़ तक नहीं पहुंच पाएंगे और यह योजना नाकामयाब सिद्ध हो जाएगी। यह बात उस रात में भी स्पष्ट दिख रही थी। घोड़खिंड तो केवल नाम के लिए रास्ता था। वहां से एक समय पर 1-2 लोग ही बड़ी मुश्किल से गुजर सकते थे। अब मेरे दिमाग में बिजली कौंध गई कि अगर मसूद और उसकी फौज को रास्ते में ही रोक लिया जाए तो महाराज सुरक्षित रूप से विशालगढ़ तक पहुंच सकते हैं। अब महाराज और मसूद के बीच में मुझे दीवार बनकर खड़ा होना है। ये बात मैंने ठान ली थी और वैसा ही महाराज से अनुरोध भी किया। महाराज ने कहा, बाजी आपकी बात में दम अवश्य है, मगर यह बात मानने लायक बिल्कुल नहीं। मैं केवल अपनी जान बचाने के लिए आप जैसे मोती को कुर्बान नहीं कर सकता। मैं भी आपके साथ इसी मोर्चे पर डटा रहूंगा। हम दोनों मिलकर मसूद को धूल चटाएंगे और फिर विशालगढ़ की ओर रवाना हो जाएंगे। मैंने ये बात पहचान ली थी कि ये सारी बातें महाराज की नहीं, उनका अपने साथियों के प्रति जो प्रेम और सद्भाव है उसी के रूप में उनके मुंह से निकल रही हैं। क्योंकि मसूद को रोक पाना अथवा उसको पराजित कर विशालगढ़ पहुंचना असंभव था। आगे का रास्ता भी खतरनाक ही था। अगर तुरंत समय न गंवाते हुए विशालगढ़ की ओर प्रस्थान किया जाता है तो उस बीच मसूद को घोड़खिंड में ही रोका जाता है तो यह योजना सफल हो सकती थी। क्योंकि विशालगढ़ में भी महाराज का प्रवेश लड़कर ही संभव था। वहां बीजापुर के 2 सरदार सूर्यराव सुर्वे और जसवंत राव पलवानी कर घेराबंदी लगाए बैठे थे। उस घेराबंदी में सेंध लगाकर विशालगढ़ में प्रवेश संभव था। मैं यह बात भली भांति जानता था, इसलिए मैंने महाराज की एक न सुनी और उन्हें विशालगढ़ की ओर प्रस्थान करने के लिए कहा। भारी अंतकरण से आधी सेना अर्थात केवल 300 सैनिक मेरे हवाले करते हुए महाराज आगे बढ़ने लगे। मेरे साथ 300 सैनिक बचे थे। उन सब सैनिकों को भी इस बात की पूरी कल्पना थी कि इस घोड़खिंड में हमें शत्रु की मारकाट करते हुए स्वयं भी वीरगति को प्राप्त होना है। यानी यहां मृत्यु सबकी निश्चित थी, मगर किसी के कदम पीछे नहीं हटे। घोड़खिंड से महाराज के साथ जो सैनिक आगे बढ़े थे उनको भी पता था कि विशालगढ़ को घेराबंदी लगाकर वहां भी शत्रु उनका इंतजार कर रहा है और उससे जूझने का अवसर उन्हें अवश्य मिलने वाला है। इसी उत्साह के साथ महाराज की सेना विशालगढ़ की ओर बढ़ने लगी थी। इस घोड़खिंड में मराठा शूरवीरों ने जो कहर बरपाया उसका तो केवल इतिहास ही साक्षी है। आने वाले मुगल सैनिकों पर हर हर महादेव की हुंकार के साथ मराठा सेना टूट पड़ी थी। वैसे ये बड़ा ही असामान्य युद्ध था। हमारे पास केवल 300 सैनिक थे और मुगलों की तुलना में यह तो उनका केवल 100वां हिस्सा भी नहीं था। मगर मैंने तो नरसिंह अवतार धारण कर लिया था, लिहाज में अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर मुगल सेना पर टूट पड़ा। महाराज ने कहा था, जब हम विशालगढ़ सुरक्षित रूप से पहुंच जाएंगे तब आपको संकेत देने के लिए 3 तोपों की सलामी दी जाएगी। उनकी आवाज सुनकर आप समझ लेना कि हम पहुंच गए हैं और फिर आपको भी विशालगढ़ की ओर रवाना होना है। तब मैंने इतना ही कहा था। महाराज, तोपों की सलामी सुने बिना बाजी की आत्मा इस देह को छोड़कर नहीं जा सकती, ये मेरा वचन है। इसलिए तोपों की सलामी तक दुश्मन को खिंड में ही उलझाए रखना मेरा प्रमुख कार्य बन गया था। सम्रांगण में लड़ते हुए मेरी देह पर इतने घाव बन गए थे, इतनी चोटें आ गई थी, ऐसी हालत में मेरा खड़ा होना भी मुश्किल था। मगर मैं अभी भी सम्रांगण में खड़ा ही नहीं था, बल्कि दुश्मनों को धूल चटा रहा था, मौत के घाट उतार रहा था। मानो महाकाल ने अपना मुख खुला किया हो और आने वाला हर कोई उस काल मुख में समाता जा रहा हो। मेरा पूरा शरीर खून से लथपथ, मेरा सीना तलवार और भालों के घावों से छलनी, मगर मैं अपने मोर्चे पर अडिगता से डटा हुआ था। उधर शिवाजी महाराज को विशालगढ़ के सामने पहले से मौजूद दुश्मनों का सामना करना पड़ा और उनसे जूझते हुए लगभग सुबह हो चली थी। मगर सूरज की रोशनी धरती पर पहुंचने तक महाराज ने गढ़ के भीतर प्रवेश पा लिया और मुझे संकेत देने हेतु 3 तोपों की सलामी दी।
इन तोपों की गड़गड़ाहट सुनने के लिए ही मैं आतुर था। मैं लगभग मरणासन्न हो गया था, मगर तोपों की सलामी सुनने के लिए मैंने सांसें रोक रखी थी। तोपों की ध्वनि सुनते ही मेरे साथी सैनिकों ने भी हर हर महादेव का जयकारा लगाया और मुझे लेकर वे दर्रे से बाहर निकल गए। अब मेरे प्राण पखेरु भी उस नश्वर काया को त्यागने के लिए आतुर हो चले थे। मैंने चैन की सांस ली और मेरा सर एक और लुढ़क गया, मगर मेरे चेहरे पर असीम आनंद और संतोष था। यह आनंद कर्तव्य पूर्ति का आनंद था। अपने जान से प्यारे महाराज की जान बचाकर सुरक्षित मुकाम पर पहुंचाने का संतोष था। आनंद मुखमंडल पर शोभायमान रखते हुए मैं वीरगति को प्राप्त हो चला था। मेरी असीम स्वामी निष्ठा के कारण यह घोड़खिंड मेरे पावन लहू से पावन हो गई थी। वही दिन था 13 जुलाई 1660 का। मेरी वीरगति का समाचार सुनकर महाराज की आंखें भर आई थी। उन्होंने मुझे भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए घोड़खिंड का पावनखिंड नामकरण कर दिया और आज भी इस दर्रे को इसी नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थी महापराक्रमी शूरवीर योद्धा बाजी प्रभु देशपांडे की अजर अमर कहानी। भारतीय इतिहास के पन्नों से बाजी का नाम कभी मिट नहीं पाएगा। उनका यह स्वर्णिम बलिदान ही स्वराज्य स्थापना के लिए नींव का पत्थर बन गया था। उनके सम्मान में 2 शब्द लिखना भी हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, हमारा उत्साह बढ़ाना और चैनल को सब्सक्राइब कर सहयोग करना। जय हिंद, जय भारत।